हेलो एवरीवन। आज हम एक मैथ्स का एक नया टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्चुअली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये दोनों फॉर्मेट होता है आईसीएससी पैटर्न में, लेकिन इस रिड्यूस्ड हो चुका है जीपी का पैटर्न। तो जो भी पढ़ना है हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीबीएसई के लिए भी है और आईसीएससी के लिए भी है। ये दोनों क्लास के लिए है। सीबीएसई और आईसीएससी दोनों फॉर्मेट में ये काम करेगा और ये क्लास 10 का टॉपिक है। इससे 110% 4 नंबर का एग्जाम में आने की संभावना है। तो अगर इसको हम समझ जाते हैं तो 4 नंबर हम अचीव कर सकते हैं। 4 नंबर भी बहुत बड़ा वैल्यू देता है। तो अगर इसको हम समझ जाते हैं तो लेट्स स्टार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है इसको हम समझाते हैं। पहला चीज होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसी भी चीज को सरियाने का तरीका। हम कोई भी सामान मेरे पास है उसको हम कैसे सरिया सकते हैं। मान लो मेरे पास 20 बुक है। अब 20 बुक को हमको सरियाने के लिए दे दिया गया, तो अगर हम 4 लड़का को हम बोल दिए कि एक काम करो तुम अपने हिसाब से सरिया लो, तो कोई क्या करेगा, मैथ को अलग अलग फॉर्मेट से सरियाएगा, कोई साइंस को अलग अलग फॉर्मेट से सरियाएगा, फिर कोई क्लास वाइज में इसको सजाएगा, अलग अलग तरीका से ये करेगा। लेकिन जो अनपढ़ बच्चा है वो क्या करेगा, उसका थिकनेस को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से सजा लेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आया कि जब वो अपने अपने हिसाब से सजाया है तो उसका सजाने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका होगा। तो यही चीज़ है। तो ये एक नंबर के साथ में हम डील करना चालू करते हैं। तो पहला चीज़ है, ये एक नंबर का फॉर्मेट रहेगा। इसको हमको चेक करना है कि वेदर ये एपी में है। सीक्वेंस अलग चीज़ होता है और ये एपी अलग चीज़ होता है। तो एपी क्या होता है, हम सजा रहे हैं, मान लो ये नंबर लिख दिए 1 5 9 16 28 डैश डैश डैश, ठीक है। दूसरा हम सजा रहे हैं 3 7 11 डैश डैश डैश। चौथा हम सजा 9 7 11 8। तो अब इस टाइप से हम ये कर लिए, तो क्या ये सब मेरा एपी है या नहीं है। तो पहला इसको चेक करने का तरीका हमको समझ जाएंगे। तो जब तक एपी का समझ नहीं आएगा कि ये एपी है या नहीं है, तो हम एपी का फॉर्मेट बनाएंगे कैसे। तो एपी को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम 2-3 टर्म्स होता है। जैसे हम पहला चीज़ को बोलते हैं ए को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो जो भी नंबर पहला प्रायोरिटी में आ रहा है, जो भी नंबर सीक्वेंस और सीरीज के सबसे पहला नंबर पे, तो अगर हम फर्स्ट में बात करें तो ए मेरा 1 हो जाएगा, सेकंड में बात करें तो ए मेरा 3 हो जाएगा, थर्ड में हम बात करें तो ए मेरा 9 हो जाएगा। लेकिन ये एपी में है या नहीं है। तो अब ये एपी में है या नहीं है कि वेदर इट इज एपी और नॉट, तो इसको हमको चेक करना है। जब तक हमको एपी का फॉर्मेट नहीं समझ में आया कि है या नहीं है, तब तक हम, सिंपल सा बात है, तुम कौन से क्लास में हो हमको नहीं पता। जब तक तुम बताओगे नहीं कि तुम कौन से क्लास में हो, तब तक ही हम पढ़ाना चालू करेंगे ना। अब तुम बता दो कि सर हम क्लास 7 में पढ़ते हैं या 8 में पढ़ते हैं, तो हम 8 के स्टैंडर्ड के फॉर्मेट से तुमको समझाएंगे, या 7 में पढ़ते हो तो 7 के स्टैंडर्ड से समझाएंगे। अब हम डायरेक्ट, तुम बता नहीं, हम डायरेक्ट 12 के फॉर्मेट से समझा दिए तो ना तुमको समझ में आएगा ना हमको समझाने में मज़ा आएगा। तो यही चीज़ है। तो हमको पहले एपी को जान लेना है कि एपी है या नहीं है। तो पहला चीज़ एपी को जानने के लिए इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ पर टर्म्स का बात करें तो यहाँ पर पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स, चौथा टर्म्स, पांचवा टर्म्स। टर्म्स मतलब नंबर, कितना नंबर है, इसमें है 1 2 3, इसमें है 1 2 3 4। तो इसका डी निकालना पड़ता है। डी मतलब डिफरेंस। तो यहाँ पर तो हम सिर्फ डी नहीं ना निकाल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस हम कहाँ से निकालेंगे। डिफरेंस मतलब ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस करना, या फिर उसके बाद जैसे तुम कौन सा क्लास में हो, मान लो 10th में हो या 9th में हो, तो एक साल पहले कौन सा क्लास में थे। अगर तुम 9th में अभी हो तो एक साल पहले 8 में थे, और एक साल के बाद तुम 10th में जाओगे। मतलब तुम्हारा सीरीज क्या 1 का सीरीज के फॉर्मेट से बन रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है 1 1 1 1 करके।
तो यही चीज़ है। अब फेल हो जाओगे तो अलग बात है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सीरीज कितना का बन रहा, तो सीरीज हम कैसे बनाए थे, तुम क्लास 8 में थे और अभी क्लास 9 में आए हो, तो ये डिफरेंसेस 1 का क्रिएट हुआ, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर अभी हम पुराना वाला चीज से इसको माइनस करते हैं। तो हम पहला चेक करेंगे, तो ये दोनों में डिफरेंस हो रहा है, तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, तो A2 माइनस A1 4 आ जाएगा, A3 माइनस A2 4 आ जाएगा, लेकिन A4 माइनस A3 कर रहे हैं तो 4 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, यहाँ पर 7 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो है AP का फॉर्मेट नहीं है। पहला कंफर्म हो गया कि हम AP को जान गए कैसे बनता है। दूसरा सीरीज से हम चेक करते हैं कि शायद इसमें नहीं आया हो, दूसरा में आ सकता है, तो फिर हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ डिफरेंस हो रहा है 4, यहाँ डिफरेंस हो रहा है 4, तो अब यहीं तक दिया हुआ, इसके आगे तो नंबर नहीं दिया, तो इसका मतलब ये AP मेरा है। तीसरा फॉर्मेट हम चेक करते हैं, तो ये तो ऐसे ही हमको दिख रहा है यहाँ पर कि कोई AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ नंबर डिक्रीज कर रहा है, फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग करेगा या डिक्रीजिंग करेगा, तो कोई एक फॉर्मेट से करेगा, कोई एक नंबर का डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ये तीनों कंडीशन से हमको एक पता चला कि सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, एक ही ऐसा सीरीज है जो मेरा AP फॉर्मेट है। तो उम्मीद है ये वाला चीज से हमको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम D कहते हैं, जिसको अभी हम निकालें, इसको हम कहेंगे D। डी के जगह पर कहीं कहीं पर बुक में डी ना दे के CD दिया रहता है, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट वाला बात नहीं है। CD और D सेम होता है। CD मतलब 2-3 फॉर्मेट से लेके बनाया है और D मतलब सिर्फ एक फॉर्मेट से बनाया है। तो जब वो रियलाइज कर चुका है, जब वो कंफर्मेशन कर चुका है कि ये मेरा AP के फॉर्मेट में है, अभी तक हम AP का फॉर्मेट नहीं पता था, तब हम CD निकाले थे, याद रखना। अभी हम AP का फॉर्मेट ही नहीं पता था, तब हम CD निकाले थे। तो ये सब में हम CD निकाले हैं, लेकिन जब हमको पता चल जाएगा, सामने वाला या क्वेश्चन मेरा राइज करके बोल दिया कि ये AP का फॉर्मेट है, अब हमको बाकी आगे का काम करना है, तब हम को कंफर्मेशन हो गया कि ये AP का फॉर्मेट बना हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये मेरा AP का फॉर्मेट में है। तो उस समय हम CD ना बोल के उसको सिर्फ D बोलेंगे। तो CD मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। और D मतलब डायरेक्ट होता है डिफरेंस। और D के लिए तो पता ही है D होता क्या है, डिफरेंस होता है मतलब सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर लेना। यहाँ पर A1 है, A2 है, A3 है, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, तो ये हो गया। तो A हमको समझ में आ गया फर्स्ट टर्म, CD समझ में आ गया कॉमन डिफरेंस, D समझ में आ गया डिफरेंस। तो CD और D में भी समझ में आ गया कि जहां पर AP का फॉर्मेट पता लगाना है वहां पर हम CD का फॉर्मेट निकालेंगे, और जहां पर हमको पता चल चुका है कि ये ऑलरेडी मेरा AP के फॉर्मेट में है, तो हमको सिर्फ D करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये दे दिया 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 डैश। अब इसको बोल दिया कि मान लो इसका जो पहला टर्म है 3 है, दूसरा टर्म से 5 है, तीसरा टर्म रहेगा 7, चौथा टर्म रहेगा 9, पांचवा टर्म रहेगा 11। अब यही चीज में हमको बोल दिया कि पता लगाना है कि इसका 30th टर्म या 31st टर्म क्या होगा। तो फाइंड इट्स 31st टर्म। तो अगर हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं तो इसको हम एडिशन कर सकते थे और हम डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन वो वाला फॉर्मेट हम लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम लोग का ऊपर क्लास में हो गया है। जैसे अगर एक क्वेश्चन राइज कर गया 101 मल्टीप्लाइड बाय 99, तो ये तो छोटा फॉर्मेट है, इसको हम डायरेक्टली भी बनाया जा सकता था। 101 मल्टीप्लाइड बाय 99 की जगह पे हम 9 से मल्टीप्लाइड कर दिए,
और फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरा आंसर आ गया, लेकिन ये नीचे क्लास के फॉर्मेट से है। यहाँ पर आप जब हम बात करें तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे हम फॉर्मूला यूज करेंगे? इसको हम a प्लस बी बोल दिए और इसको हम a माइनस बी बोल दिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिए, जो वैल्यू आ गया मेरा वही आंसर आ गया। तो यहाँ पर भी हमको फॉर्मूला ही यूज करना है, तो अब ये फॉर्मूला को समझ जाते हैं कि ताकि बात का परेशानी नहीं हो। और जितना भी मैथ्स होता है वो सारा कुछ फॉर्मूला बेस पर ही होता है। तो यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूला होगा, एकदम आसान सा फॉर्मूला है, समझने के लिए समझा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन ब्रैकेट डी। a प्लस n माइनस वन ब्रैकेट डी। तो a का वैल्यू, a को हम पहले बोल चुके हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और d को हम बोलते हैं डिफरेंस। तो यहां से हम a, n और d, n दिया हुआ है 3 है, लिख सकते हैं। a का वैल्यू हो गया 3, d का वैल्यू हो गया a2 माइनस a1, क्योंकि ये जो है ये मेरा सीरीज मतलब AP के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हम 5 माइनस 3 कर देंगे, आंसर आ गया मेरा 2। n का नंबर कितना दिया है 31। अब यहाँ पर इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 3 प्लस 30 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये आंसर आ गया मेरा 63 जो है ये 31 टर्म का नंबर होगा। अगर हम काउंट करेंगे तो भी वही चीज़ आएगा। तो ये फॉर्मूला बेस पर हम डायरेक्टली यूज कर लिए। ए का वैल्यू वहाँ पुट कर दिए 3, डी का वैल्यू 2 हो गया और 31 नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 60 हो गया, 60 प्लस 3 63। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ। अब हम इसको आगे की तरफ समझते हैं। तो ये बेसिक सा था, ये पहला एक आध दो क्वेश्चन होगा इसी टाइप से फाइंड करना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो सीरीज में है या नहीं है, मतलब एपी में है या नहीं है, चेक करना। तो चेक करने का तरीका बता दिए। फिर वो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स है इस हिसाब से निकाल दिए। इसी टाइप से 5-6 क्वेश्चन और होगा। तो जब ये हमको जानकारी हो गया तो अब हम और कुछ एक आध क्वेश्चन को देख लेते हैं कि बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ और सीरीज का फॉर्मेट देखते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया है 5n माइनस 2 और इसका 19th टर्म निकालना है। ये भी क्वेश्चन है तुम लोग के क्वेश्चन बुक में 5n माइनस 2। तो अब ये बोलोगे सर ये तो एपी में है ही नहीं, तो हमको एपी चेक करना है। n का वैल्यू क्या हम बोले थे, नंबर बोले थे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। तो यहाँ पर हम पहले इसको सीरीज बना लेंगे, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मेट बना लेंगे। जब हम अरिथमेटिक बना लेंगे तो फिर हम 19 टर्म आराम से निकाला जा सकता। तो पहला कंडीशन है में ए को n को हम 1 ले लेंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 कितना आ गया 3। अब दूसरा कंडीशन में 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2। तीसरा कंडीशन में 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2। चौथा, तो मेरा सीरीज बना एपी जो है 3 8 13 18। इसको यहां हम लिख देंगे। अब 19th टर्म निकालना, ये 19th यहाँ लिख दी। वैल्यू वही चीज पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट b। a का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 3 5, 19 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 प्लस 18। ये आंसर आ गया 19 टर्म। इसका हम सीरीज निकाल लिए हैं, मतलब एपी निकाल लिए। एपी निकालने के बाद हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने पर 19 टर्म का वैल्यू मेरा आ गया। एकदम आसान है। इसी टाइप का एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो जितना भी हम बनाते जाएंगे ये सारा कुछ इसी बेस पर चलता जाएगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा, जैसे ये सारा कुछ हम बना रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लो ये है ये लास्ट नंबर है, मतलब जिसको हम ए एन बोलते हैं, ठीक है, जो हम निकाले थे, ये हम वैल्यू निकाले थे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। कहीं कहीं पर बुक में, जैसे आर एस अग्रवाल का बुक में टी एन लिखा हुआ, तो ए एन और टी एन का वैल्यू सेम होता है, ए एन और टी एन एक ही होता है, कहीं पर बुक में टी एन दे देता है, कहीं पर बुक में ए एन दे देता है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट वाला नहीं है। अगर तुम ए एन भी लिखोगे तो भी यही फॉर्मूला रहेगा, टी एन भी लिखोगे तो भी यही फॉर्मूला रहेगा, कहीं पर टी एन के जगह पे ए एन भी लिख दोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वैल्यू है ये 123 किसका वैल्यू दे दिया है, ए एन का वैल्यू दे दिया। तो जब हम या टी एन का वैल्यू दे दिया तो यहाँ पर हम ये वाला चीज पुट कर देते हैं। तो ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन में, क्या ये पॉसिबल है कि ये 123 इसका कोई सा भी टर्म्स में आएगा या नहीं आएगा। तो हमको देखने से ही पता चल रहा है कि ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और यहाँ 123 है। हाँ, हो सकता है यहाँ पर 125 हो, तब ये हो सकता। तो जब हम बनाएंगे तो गारंटी देते हैं ये वाला में n का वैल्यू कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में आएगा। अब जब कहीं ना कहीं n का वैल्यू फ्रैक्शन में आया, इसका मतलब ये जो नंबर है, ये जो an का वैल्यू है, इस सीरीज के फॉर्मेट में कहीं पर भी कोई सा नंबर ऑफ टर्म्स में नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से हम इसको हम जब बनाएंगे फ्रैक्शन में आएगा तो डायरेक्टली हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो बना लेंगे इसको, हम वैल्यू चेक कर लेंगे। अब अगर हम चेक भी करेंगे तो हम वही आएगा। चलो चेक करके देख भी लेते हैं। एक और ये कर दिया। तो ये हम पहले बोले थे ये फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो इस वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्लियर यहाँ तक? इसी टाइप का सारा क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, जितना बनाने की कोशिश करोगे सारा बनता जाएगा। अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो जिसको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, जैसे बोल दिया कि अगर कोई एक टर्म्स का वैल्यू दे दिया या दूसरा टर्म्स का वैल्यू दे दिया, अब उससे हमको निकालना है कि ये इसका एपी निकाल दो या डी निकाल दो। तो ये सारा कुछ हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो अगर बोल दिया फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म दोनों का एडिशन किए तो 24 आया, और सिक्स टर्म और 10th टर्म दोनों का एडिशन किए हैं तो 44 आया। इसका हमको एपी निकालना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। तो फोर्थ टर्म सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म वैल्यू 24 एंड सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10 टर्म वैल्यू 44। तो फोर्थ टर्म को हम डायरेक्ट ऐसे तो लिख सकते हैं a प्लस 3d, और एट टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 7d, क्योंकि n-1 करते थे। यहाँ आ गया 24, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। कॉमन ले लेंगे 2, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 1 डोनेट कर दिए। इसी तरह दूसरा नंबर में हम चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। 2a प्लस 44, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। यहाँ दोनों का वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड पढ़ा चुके हैं लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में हम एलिमिनेशन पढ़ा चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा चुके हैं और सब्स्टिट्यूशन पढ़ा चुके हैं। इस
तीनों मेथड में जो मेथड इजी लगे वो मेथड यहाँ पर यूटिलाइज कर दो। हमको एलिमिनेशन लगता है तो हम एलिमिनेशन यूज करेंगे, तुमको सब्स्टिट्यूशन लगता है सब्स्टिट्यूशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये सारा कुछ का हम वीडियो बना चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट देख सकते हैं, तो और इजी समझ में आ जाएगा। तो a प्लस 7d इसका 2 है, दूसरा है सॉरी a प्लस 7d, ये वाला यहाँ लिखें a प्लस 5d इसका 12, दूसरा इक्वेशन है a प्लस 7d इक्वल टू 22। इलिमिनेशन में हम सब्ट्रैक्शन प्रोसेस यूज किए, तो -2d इज इक्वल टू -10, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 5। a का वैल्यू अब हमको निकालना है क्योंकि हमको कहीं भी a का वैल्यू नहीं दिख रहा, तो a का वैल्यू या तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं या तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो कोई एक इक्वेशन में हम पुट करते हैं, मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिए, तो a प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a का वैल्यू आ गया -13। अब जब a का वैल्यू -13 आ गया, d का वैल्यू मेरा 5 आ गया, हम सीरीज आराम से बनाया जा सकता है। कैसे करेंगे, -13 में से 5 और ये कम कर दो तो 8 आ -8, फिर डैश 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 इस टाइप से चलता जाएगा। तो ये मेरा AP का फॉर्मेट हम समझ में आ गया। तो यहाँ तक हम AP का टोटल तरीके से क्लियर कर लेंगे। कभी कभी कोई दूसरा टाइप से क्वेश्चन दे देता है तो वो क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं। तो वो क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। तो वो क्वेश्चन में है, मान लो कि कोई AP दिया हुआ है और उसमें वैल्यू दे दिया है अलग अलग टाइप से, ठीक है। तो उस वैल्यू को हमको चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है और इसका नंबर कितना है। यहाँ दे दिया है वैल्यू 3, 15, 27। अब इसका वैल्यू निकालना है, 21 टर्म निकालना है और उससे 120 और ऐड करके उसका हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो 21st टर्म मोर देन 120, तो इसका हमको डायरेक्ट n का वैल्यू निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना लंबा क्वेश्चन तो दिख गया, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है, 21st टर्म निकाल देना। इससे हम 21st टर्म निकाल सकते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मेट हम यूज कर लेंगे, 21st टर्म निकल जाएगा। उसमें बोल रहा है 120 और ऐड कर दो, चलो उसमें जितना नंबर आया, मान लो 500 आया, उसमें हम 120 और ऐड कर देंगे, तो 500 मतलब 500 प्लस 120 620। अब वो जो 620 आया वो an का वैल्यू आ जाएगा, तो वो जो an का वैल्यू है उससे हम पुट कर देंगे, a और d मेरा पता है, हम पुट करके n का वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं, 12 का डिफरेंस है, तो a का वैल्यू मेरा आ गया कितना 3 और d का वैल्यू आ गया मेरा 12, a का वैल्यू 3, d का वैल्यू 12। हमको कितना निकालना है, 21st टर्म निकालना, मतलब n का वैल्यू मेरा 21 दे चुका, तो हम निकाल लेते हैं। तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d, a 21 इज इक्वल टू 3 प्लस 21 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, 3 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 12, 243। ये आ गया 21st टर्म का वैल्यू 243, इसमें 120 और ऐड कर देते हैं, तो 243 प्लस 120 363। अब ये चीज चेक करना है कि वेदर ये 363 इसका वैल्यू में आएगा या नहीं आएगा। तो अगर ये नंबर फ्रैक्शन वाइज में आ गया तो समझ में आ गया कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये फ्रैक्शन वाइज में ना हो कि एक नंबर आ गया, या तो नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में आ गया, रियल नंबर नहीं होना चाहिए, रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आ जाता है, तो वो नहीं आना चाहिए, ये एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, तो 363 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, निकालना वही है, d का वैल्यू 12
11 12n minus 12 363 is equal to minus 9 plus 12n. तो 363 plus 9 is equal to 12n. तो n का वैल्यू 372 डिवाइडेड बाय 12। ये 31 टर्म जो होगा ये 21 टर्म्स मोर देन 120 का वैल्यू में यहाँ 31 टर्म आ जाएगा। एकदम आसान है। तो ये सारा कुछ हमको एपी का फॉर्मेट अभी तक में आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाता है वही फॉर्मेट में, वो चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगा और उसका नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगा जिसका वैल्यू हो जाएगा, नाम है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन को समझना क्या है, मीन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये स्टैटिस्टिक में हम लोग क्लास 7 से पढ़ते हुए आए हैं। जितना नंबर है, जैसे मैथ में 20 आया, साइंस में 25 आया, हिंदी में 30 आया, इस टाइप से आया। और एक और है इंग्लिश में मेरा 45 आ गया। तो हमको इसका मीन निकाल लेना। तो मीन का वैल्यू क्या होगा, पहला हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया टोटल 1 2 3 4। तो ये सबको हम ऐड कर लेते हैं 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 45। मान लो एक और आ गया है, मालूम प्लस 40। कितना टोटल हो गया है 1 2 3 4 5। ऐड कर लेंगे। यहाँ जो वैल्यू आ गया ये मेरा मीन हो जाएगा। ठीक है। ये मीन आ गया। तो मीन का फॉर्मेट यही होता है। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ नंबर रहेगा, उसका मीन निकाल लेना है। तो 2 नंबर रहेगा, दोनों नंबर को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 3 नंबर रहेगा, तीनों नंबर को जोड़ के ये कर देंगे। लेकिन कहीं कहीं पर क्वेश्चन कुछ अलग राइज कर जाता है। तो अलग राइज क्या करता है कि वो बोल देगा कि कुछ 3 नंबर का फॉर्मेट है, वो तीनों नंबर का एडिशन इतना है और प्रोडक्ट इतना है, हमको वैल्यू उसका निकाल लेना। तो अब हमको पता ही नहीं है, लेकिन वो बता दिया पहले से। शर्त ये है कि वो नंबर मेरा एपी के फॉर्मेट में है। तो जब वो बोल दिया है एपी के फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब हमको एपी का फॉर्मेट निकालना होगा, क्योंकि दिया तो नहीं है। तो अब हम कैसे मैनेज करेंगे। तो बोल दिया कि मान लो सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू 21। सम ऑफ 3 नंबर 21 है और प्रोडक्ट मेरा 231 है। अब हमको फाइंड द एपी। तो 3 नंबर हम निकालेंगे कैसे। तो पहला चीज हम, तो ये एपी है, जस्ट इमेजिन करो, ये मान लो एपी पहले से बोल चुका है ये एपी है। तो हम एपी को कैसे इमेजिनेशन करते हैं, अगर हम रियलाइज करते हैं तो पता चलता है कि डी के फॉर्मेट से ही हम करते हैं। तो अगर हम पहला नंबर को ए लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो दूसरा नंबर ऑब्वियस बात है ए प्लस डी होगा। लेकिन तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो तीसरा नंबर हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा। चौथा नंबर क्या हो जाएगा ए प्लस 3d हो जाएगा। इस टाइप से मूव ऑन करते करते ए प्लस n माइनस 1d हो जाएगा, फिर ए प्लस n d हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर 3 नंबर का फॉर्मेट बोला है, तो ये वाला चीज से पहले का हम बात करते हैं। तो जब ये ए है, ये ए प्लस डी है, तो इससे पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा ए माइनस डी। तो ये तीनों को हम क्या करेंगे, यूज कर लिए यहाँ पर। तो सम ऑफ 20 नंबर, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 21। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो डी डी मेरा कट जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू 21, ए इज इक्वल टू 7। ए का वैल्यू आ गया मेरा 7। प्रोडक्ट अब इसका बोल रहा है, मतलब ये सब चीज को मल्टीप्लाइड देंगे तो मेरा 231 आएगा। ए माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस डी।
तो इसको हम मल्टीप्लायर दे देंगे तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 231। ए स्क्वायर माइनस ए डी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस डी इक्वल टू 231। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर डी माइनस प्लस माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 231। इतना लंबा करने से अच्छा भी रहेगा, आराम से हम ए का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, जो वैल्यू आ गया उसको हम ये कर देंगे। तो 7 का क्यूब 7 वैल्यू आता है तो 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर माइनस ए डी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा फिर ए क्यूब ए स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर डी। यहाँ जब हम चेक कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। तो अब मेरा जो और नंबर छोटा हो जाएगा, तो नंबर जैसे छोटा हो गया तो आ गया ए क्यूब माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 231। ए क्यूब माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 231। ए क्यूब के जगह पे हम 7 का क्यूब पुट कर दिए माइनस 7 इंटू डी का स्क्वायर, डी तो निकालना है हमको 343 माइनस 7 डी स्क्वायर इक्वल टू 231। इसको इससे माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आ गया मेरा आंसर हो गया। तो ये सारा कुछ हम एपी का फॉर्मेट अभी तक हमको समझ में आ चुका है, लेकिन इससे एक और फॉर्मूला है जिसको हम कहेंगे लास्ट टर्म के फॉर्मेट से। तो लास्ट टर्म के फॉर्मेट से कुछ नंबर हमको निकालना है। तो अभी तक हम जो भी पढ़े थे वो फर्स्ट फॉर्मेट से पढ़ रहे थे, अब हमको लास्ट टर्म के फॉर्मेट से पढ़ना। तो लास्ट टर्म के लिए और इजी फॉर्मूला है एल माइनस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी, ये पुट कर देंगे। ये लास्ट टर्म का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, एन का वैल्यू जो भी है वहाँ पुट कर देंगे और डी का वैल्यू जो क्लियर है वहाँ पर लगा देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक हमको एपी का फॉर्मेट उम्मीद है सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद जो है इसमें एक और क्वेश्चन राइज करेगा, हो सकता है अभी दिया होगा तो राइज कर सकता है। तो इसमें 3 टर्म्स बोला है, तो हम मान लिए अब 4 टर्म्स बोला तो हम क्या करें, करना कुछ नहीं है, यहाँ लिख देना ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी और लास्ट हो जाएगा ए प्लस 3d। यहाँ पर भी वही फॉर्मेट में पुट कर देंगे, आंसर आ गया। एकदम इजी क्लियर है। अब इसके बाद हम इसका लास्ट एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है सम ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स समझने से पहले हम कुछ नया बेसिक सा चीज सीख लेते हैं। मान लो अगर हम बोल दें कि हमको ये सब का कैलकुलेशन करके हमको वैल्यू चाहिए, हमको टोटल कैलकुलेशन चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21 21 + 7 28 28 + 8 36 36 + 9 45 45 + 10 55। बहुत लंबा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, हो सकता है, या फिर अगर हम बनाए तो बन भी सकता है। तो इतना लंबा टाइम वेस्टेज क्यों करना, इसके लिए हम एक नया फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे टर्म्स कितना है टोटल 20, तो n + 1 टर्म्स कितना हो जाएगा 21। तो n मल्टीप्लाइड बाई n + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया वैल्यू 210। अब जैसा इसको हम काउंट करेंगे, अगर तुम लोग के पास में कैलकुलेटर है या फिर आप खुद से काउंट कर सकते हैं तो भी काउंट करोगे तो वैल्यू यहाँ पर एग्जैक्ट 210 आएगा। तो ये जब वैल्यू आ गया तो कितना इजी हो गया मेरे लिए। लेकिन यही चीज तुम लोग बना सकते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यही टर्म्स चेंज होके यहाँ पर 20 ना होके यहाँ पर डैश डैश करके +50 दे दे तो कैसे बनेगा।
अगर ये हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, 10 तक था तो हम एडिशन कर सकते थे, ठीक है, 15 तक था तो भी हम एडिशन कर सकते थे, चलो 20 तक में भी हम एडिशन कर सकते हैं। थोड़ा टाइम मेरा मेंटेन करना है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन यही चीज़ अगर 50 के टर्म्स में आ गया या 100 के टर्म्स में आ गया, मतलब जितना नंबर इंक्रीजिंग करेगा उतना नंबर तकलीफ देगा, उतना कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ये सारा कुछ को बचने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ कर लिए, n ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाय 2, तो सॉल्व कर दिए, लास्ट नंबर जो भी है, अब यहाँ पर 50 मान लो रहा, यहाँ 50 मान रहा, यही होगा डिवाइडेड बाय 2, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 51, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। अभी तुम लोग एडिशन जितना में जाओगे उतना तक में 2550, क्लियर है, यही सेम चीज है। तो यही फॉर्मूला के बेसिस पर अब हम सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पढ़े थे, अभी तक हम नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ रहे थे, अब हमको पढ़ना है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक हम एक फॉर्मूला अभी तक याद होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट डी, लेकिन यहाँ पर हम n का वैल्यू ले रहे थे, ए एन ले रहे थे, तो और उसमें एक और फॉर्मूला था जो हम लास्ट टर्म के फॉर्मेट से लिखे थे, ए एन इज इक्वल टू ए एल माइनस n-1 ब्रैकेट डी, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर भी इसी टाइप का दो फॉर्मूला जरूर आएगा, तो इसमें भी दो फॉर्मूला आएगा। तो पहला एक फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम एस एन का लास्ट टर्म के फॉर्मेट से यूज करते हैं तो एक फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला हो गया एस एन का। अब एस एन का नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से वहां पर हम निकाले थे, तो सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यहाँ एक फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों फॉर्मूला को अगर हम यूज कर लेते हैं तो सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का सारा वैल्यू मेरा आसान से निकल सकता है। देखते हैं क्या क्वेश्चन बना के कि पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए भी हमको कुछ ना कुछ मेरे को एपी चाहिए, तो अब हमको एपी चाहने के लिए कुछ हम एपी को लिख लेते हैं। तो यहाँ हम कुछ लिखे थे एपी 10, 7, 4, या फिर हम इसी को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सरिया लेते हैं, 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस, कुछ भी हम कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दिए 7, 11, 15 डैश डैश डैश। इसका बोल रहा है कि सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, लेकिन वो 21 टर्म का निकाल लेना है या फिर 20 टर्म का निकाल लेना है। तो एकदम आसान है, ए का वैल्यू हमको 7 पता है, बी का वैल्यू हमको 11 - 7 4 पता है, एन का वैल्यू 20 पता है, पुट कर देंगे एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी, यहाँ वैल्यू, तो एस 20 इज इक्वल टू 20/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 14 प्लस आ गया आंसर 900। तो यहाँ तक हमको एपी का फॉर्मेट टोटल एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। हम अगर सब क्वेश्चन बना के दे दें और तुम छाप लोगे तो कोई वैल्यूएशन नहीं रह जाता। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना मैथ तुम्हारे लिए इजी होगा, और मैथ के एग्ज़ाम तुमको देना है, हमको नहीं। इस वजह से जितना ज़्यादा बनाओ उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। जो डाउट रहेगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उसका आंसर बन के मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।